डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को समझा, सीखा, जाना। आपने ये सुना कि इस पोएम के पोएट W.H. ऑडेन हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे और समरी को समझेंगे। इससे पहले कि मैं क्लास में आगे बढ़ूं, एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं जो आपके कमेंट से मुझे पता चला है। आप में से कई छात्र ऐसे हैं जिनको कि समरी समझना, सीखना मुश्किल हो रहा है। मैं आपकी इस परेशानी को अच्छे से समझता हूं। मुझे मालूम है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी वीक. For them, understanding complete English is an uphill task. This is very difficult for them to understand the question answer. This is very difficult for them to understand the summary, which is written in pure English. So for them, this is very miserable. This is very difficult. When you are in classroom, you get ample chance to ask me different questions. You raise a lot of questions, and as I know that I am always ready to respond positively. But unfortunately, we do not have that much luxury now. In that situation, I am trying my level best to make the study as smooth as I can. In spite of my effort, it seems that many of the students are having some problems in understanding the question answer, particularly summary. So today, in summary section, you will notice that I have written Hindi sentences as well for each and every English sentence. आज की क्लास में समरी के प्रत्येक पंक्ति के लिए उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। यानी कि आपके साथ जो आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का निवारण हो गया है ऑलमोस्ट। अब आपको उसकी तैयारी करनी है। क्वेश्चन आंसर तो 2 लाइन का रहता है, वो मैं जब समझाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समरी थोड़ी लंबी रहती है तो आपकी शिकायत भी वाजिब है और उस शिकायत को एड्रेस किया गया है आज के क्लास में। यानी हर एक लाइन को विद हिंदी लिखा गया है और आप पूरे वीडियो को ठीक से सुने, ठीक से समझें। मैंने ये बात मैंने इतनी दफा बोली है कि आप रट लिए होंगे कि स्टूडेंट लर्न्स थ्रू लिसनिंग मोर देन थ्रू रीडिंग। छात्र सुन करके ज्यादा सीखते हैं, पढ़ करके कम। इसलिए वीडियो में मैं जो कुछ बोलूं, जो कुछ समझाऊं, उसको ध्यान पूर्वक सुने। सुनते सुनते ही बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाती है। तो पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आई एम नंदन सिंह। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल ओएसिस क्लासेस, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस which you have recently attended. So let's start and try to understand. First and the foremost is our question answer section, objective and short type question both. So the first objective question is, now the leaves are falling fast is a. Now the leaves are falling fast क्या है? क्या है वो? लिरिक है। लिरिक मतलब जिसको गेय कहते हैं, जिसको गाया जा सकता है, जिसका छंदबद्ध हो। यानी जिसको कि आप जब गाओ, आपने हिंदी में देखा होगा, पढ़ा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ज्यादातर कविताएं गेय नहीं होती, यानी तारतम्य नहीं होते, छंदबद्ध नहीं होता। लेकिन वहीं पर आप हरिवंश राय बच्चन की कविता लो, रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं लो, तो वो छंद पर आधारित, तुकबंदी पर आधारित रहती है। जैसे बहुत सारी कविताएं हैं, जैसे कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, मानव जब जीव। जैसे रामधारी जी की कविता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन लगाता है बन जाता है। यानी एक से दूसरे की तुकबंदी होती है, इसको लिरिक्स कहा जाता है। ये कविता भी उसी तरह से लिरिक्स है। आप देखोगे पहली लाइन से दूसरी लाइन का जो आखिरी शब्द होगा दोनों मिलता हुआ रहेगा, उसको गेय। तो लिरिक है।
दूसरा क्वेश्चन है, Auden won the Pulitzer Prize in Pulitzer, one of the most prestigious awards in world. विश्व भर में साहित्य के क्षेत्र में बड़ा ही नामी पुरस्कार है ये पुलित्जर पुरस्कार, और उनको W.H. ऑर्डन को 1948 में ये पुरस्कार मिला था, 1948 में। अगला है, Now the leaves are falling fast enacts the frustration dash in human life. Enacts मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। Now the leaves are falling fast, मनुष्य के जीवन में किस तरह के अवसाद को, फ्रस्ट्रेशन मतलब होते हैं उसको क्या कहते हैं, निराशा, अवसाद, चिंता, किस तरह की चिंता, किस तरह के अवसाद को दर्शाता है। इनहेरेंट मतलब जो पहले से मौजूद हो गया। हम सारे लोग जितने मानव हैं उनमें कहीं ना कोई डर रहती है, कोई ना कोई खौफ रहती है, कोई ना कोई निराशा रहती है। जैसे आपके मन में भी अभी कुछ निराशाएं होगी, अगर ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे तैयारी नहीं होगी तो फिजिक्स में फेल हो जाऊंगा, ऐसे तैयारी नहीं होगी तो केमिस्ट्री गड़बड़ा जाएगी, इंग्लिश गड़बड़ा जाएगा। ये जो डर है, ये जो खौफ है, सब में मौजूद है, और कई दफा ये खौफ ही हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ये होता है सब में। तो कभी कहते हैं कि हर मनुष्य में जो निराशा व्याप्त होती है उसी को इस कविता में दिखाया गया है। द डैश हैज बिकम डम, आपने कविता में सुना है लास्ट में कि जो बुलबुल है वो भी क्या हो गई है, गूंगी हो गई है, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है, चारों तरफ वीराना ही वीराना है। और मैं बार बार कह रहा हूं, पतझड़ मतलब मनुष्य के जीवन का आखिरी क्षण, बुढ़ापा। तो उस क्षण में जितने अपने हैं सब पराये हो जाते हैं, सारी दुनिया वीरान और बेगाना से लगती है। अगला देखते हैं, नर्स हैज बीन यूज्ड फॉर डैश स्मॉल प्लांट। कवि ने शुरू के 3-4 लाइन में ही इसकी चर्चा कर दी है। नर्स कहते हैं वो नहीं जो कि हॉस्पिटल में है, यहाँ पर नर्स का मतलब हुआ बरगद के पेड़ों को देखा होगा आपने, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे, फूलदार पौधे उगाते हैं, उसको नर्स कहा जाता है। वैसे पौधे जो बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं उसको नर्स कहते हैं। लास्ट में है, व्हिस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर मतलब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हिस्परिंग नेबर्स। व्हिस्परिंग नेबर्स की हिंदी होती है एजेंट्स और मैसेंजर्स ऑफ डेथ। यमदूत को ही व्हिस्परिंग नेबर्स कहा जाता है। विस्पर मतलब फुसफुसाना, बुदबुदाना होता है। तो जो यमदूत हैं उनको ही कवि ने इस कविता में क्या कहा, व्हिस्परिंग नेबर्स। अगला हम लोग आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में। क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कवि के कहने का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी सारी पत्तियां तेजी से गिर रही हैं। इसका मतलब क्या है कवि का, तो देखते हैं, इसको समझे। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस, पहले इतना ही समझे। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज सैडनेस। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना। कवि अपनी उदासी को व्यक्त करते हैं। सैडनेस को हिंदी में हम लोग उदासी कहते हैं। तो कवि अपनी उदासी को व्यक्त करते हैं थ्रू दिस लाइन, इस कविता, इस पंक्ति के माध्यम से, यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि अपनी उदासी, अपनी निराशा को व्यक्त करते हैं। He says that the countdown of his life has begun. Countdown, countdown मतलब उल्टी गिनती। उल्टी गिनती मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 70, 75 के जब आप हो जाते हो तो सीधी गिनती नहीं गिनी जाती है जिंदगी में। अभी आप सीधी गिनती गिन रहे हो कि मैं 17 साल का हूं, अगले साल 18 होऊंगा, उसके बाद 19 होऊंगा। लेकिन 70, 72, 75 के बाद लोग ये टारगेट रखते हैं कि अब 10 साल और जीना है। तो जैसे 70 से 71 होते हैं तो वो क्या सोचते हैं, अब मेरी जिंदगी में 9 साल बचे हैं। 72 के होते हैं तो क्या सोचते हैं, अब 8 साल बचे हैं। यानी कि उनकी जिंदगी की गिनती सीधी ना होकर के क्या हो जाती है, उल्टी, माने चक्र उल्टा चलता है। तो वही कहते हैं कवि, he says that the countdown of his life has begun। वह कहते हैं कि उनकी जिंदगी की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। He will very soon say his final goodbye to world। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी, वेरी सून मतलब बहुत जल्दी,
से हिज फाइनल गुड बाय। फाइनल गुड बाय यानी अलविदा, आखिरी अलविदा कह देंगे किसको? वर्ल्ड को यानी दुनिया को। वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का आखिरी क्षण आने ही वाला है, बहुत ही जल्दी मैं दुनिया को अलविदा कह दूंगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू ट्रॉल्स डू इन द लीफलेस वुड? वुड मतलब जंगल भी होता है, वुड मतलब लकड़ी तो होती है, वो तो आप भी जानते हो। तो पर्ण विहीन, पत्ते विहीन पेड़ों पर ये जो ट्रॉल्स है, जो घिनौने छोटे छोटे जीव होते हैं, जो काल्पनिक है, यहां पर कवि ने जीव के बदले किसके बारे में जिक्र किया है? मनुष्यों। और कैसे मनुष्यों को ट्रॉल्स कहा है? दुष्ट लोगों को, घृणित लोगों को ट्रॉल्स कहा है। जो लोग जो मांसाहारी हैं, कैसे मांस को वो खाते हैं? गरीब लाचार लोगों के मांस को नोचते हैं। दिखते नहीं है, वो दिखते नहीं है, लेकिन हकीकत में खाते हैं, नोचते हुए हैं। उनके गरीबी, उनकी लाचारी का गलत फायदा उठाते हैं। यहां देखते हैं, ट्रॉल्स आर वेरी हंग्री। ये जो दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट जंतु बहुत ही क्या भूखे हैं। ऑल ट्रीज आर लीफलेस। सारे पेड़ क्या हो चुके हैं? लीफलेस हो चुके हैं, पर्ण विहीन, पत्ता विहीन हो चुके हैं। हेंस मतलब अतः दे रन हियर एंड देयर। वे लोग इधर उधर भागते हैं, किसके लिए? इन सर्च ऑफ देयर फूड। किसकी तलाश में? अपने भोजन की तलाश में ये ट्रॉल्स इधर उधर भटकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु आर द ट्रैवलर्स एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड? ट्रैवलर्स मतलब यात्री होता है, वो यात्री कौन है? और हाउ विल दे बी ब्लेस्ड? ब्लेस्ड मतलब धन्य। वो कैसे धन्य होंगे? कैसे अंत में उन्हें खुशहाली मिलेगी, शकून मिलेगी? देखते हैं। ट्रैवलर्स आर द ह्यूमन बीइंग्स। ट्रैवलर्स यात्री वो जो मनुष्य हैं, हु आर गोइंग टू डाई वेरी सून, जो बहुत ही जल्दी मर जाने वाले हैं, जिनकी मौत बहुत जल्दी हो जाएगी। दे विल बी ब्लेस्ड ऑब्जर्विंग व्हाइट वाटरफॉल। वे लोग धन्य होंगे, शकून प्राप्त करेंगे। ऑब्जर्व मतलब था निहारना, निरीक्षण करना उन सफेद झरनों को, जहां का पानी श्वेत है, शुद्ध है, पवित्र है। यानी कहने का मतलब कवि ने लास्ट में कहा है कि प्रकृति के बीच में ही अंतिम क्षणों में लोगों को रहना चाहिए। अपना कोई नहीं होता अंतिम क्षण में, प्रकृति ही अपनी रह जाती है। आगे देखते हैं, हु आर विस्परिंग नेबर्स? विस्परिंग नेबर्स, थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे यमदूतों के बारे में, वही। हु आर विस्परिंग नेबर्स? ये विस्परिंग नेबर्स कौन है? विस्परिंग नेबर्स आर द मैसेंजर्स ऑफ डेथ। मैसेंजर्स ऑफ डेथ यानी मृत्यु के दूत, यानी यमदूत। विस्परिंग नेबर्स कौन है? यमदूत हैं, हु इन्फॉर्म द ह्यूमन बीइंग्स अबाउट द लास्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। जो मनुष्यों को सूचना देते हैं, किसके बारे में सूचना? अबाउट द लास्ट मोमेंट ऑफ देयर लाइफ, उनके जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में, कि अब आपका अंत आ गया, मैं पहुंच गया हूं, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे साथ चलो। उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? यमदूत। तो इतना ही काफी है, ज्यादा परेशान नहीं होइए आप लोग। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं, बड़ा कमेंट में ये हो जाएगा तो वो कैसे होगा। डरिए, डरना जरूरी है, डर हमें सतर्क रखता है, लेकिन ज्यादा डर जाने के बाद से क्षमताएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो अपने मौजूदा क्षमता को नष्ट मत होने दीजिए, उसको और हॉर्न कीजिए और तलवार के तरह धार देते रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। इतना क्वेश्चन काफी है, मैंने कितनी बार कहा है, बुक से 18-19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे मात्र। उस 18-19 में पूरी कहानियां, पूरे कविताएं सब। तो एक कविता से कितना, एक या दो, एक हो गया वही कविता से हमने सबको समेटा है, कहानी कविता सब। उसी तरह से 2-3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये काफी है, जितना आपको दिया जा रहा है दैट्स एनफ। और आपने मुझ पर पहले भी भरोसा दिखाया, अभी भी भरोसा रखिए। आपको कभी भी अंधे कुएं में नहीं धकेलूंगा मैं, आपको हमेशा प्रकाश की ओर ही ले जाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग समरी को समझें। क्या है
Now the leaves are falling fast has been written by W.H. Auden. जैसा थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में ही कह दिया है कि सब इंग्लिश सेंटेंस की हिंदी दी हुई है। ब्लैक में इंग्लिश है और रेड में उसकी हिंदी दी हुई है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है। इतना ही मतलब है इसका। अगला है द पोएट हैज डेपिक्टेड द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इन द पोएम। डेपिक्ट मतलब होता है चित्रित करना, दर्शाना। कवि ने मनुष्यों में जो मौजूदा निराशा होती है, अवसाद होती है, उसी को इस कविता में, जो कि हिंदी में भी देखिए, इस कविता में कवि ने मनुष्यों में व्याप्त निराशा, अवसाद को दर्शाया है। ये हुआ इसका मीनिंग। अगला है द नरेटर सेज। आप पूछोगे सर नरेटर कौन होता है? Narrator are those people who describe some event, who describe a story or poem, and they are called narrators. जो आपको कहानी सुना रहे हैं, जो कविता बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी के बारे में बात हो रही है, वही नरेटर। तो द नरेटर says that the countdown of his life has begun. देखिए हिंदी लिखा हुआ है। कथावाचक कहता है कि उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैव स्टार्टेड नॉकिंग हिज डोर। गौर कीजिए, मैसेंजर्स ऑफ डेथ हैव स्टार्टेड नॉकिंग हिज डोर। तो क्या मतलब हुआ? यमदूतों ने उसके दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया, यानी इशारा देना शुरू कर दिया कि तुम्हारा आखिरी पल आ चुका है। ही इज नाउ लाइफलेस एंड जॉयलेस। अब वह क्या है? अब वह बेजान तथा खुशियों से विहीन है, यानी अब उसके शरीर में जान नहीं रह गया है। कविता में क्या है कि मेरे जो हाथ कभी एक्टिव हुआ करते थे, बड़ा ही जोरदार और वजनदार और क्षमतावान हुआ करते थे, अब वो निर्जीव हो गए हैं और मेरे घुटनों पर जम गए हैं। तो अब वह बेजान तथा खुशियों से विहीन है, यानी अब उसमें कोई खुशी नहीं बची, कोई जान नहीं बचा। He says that his near and dear ones will bury him. Near and dear ones. Near and dear ones मतलब होता है जो बड़े करीबी, पुत्र हुआ, पोता हुआ, नाती हुए, दामाद हुए, ये हमारे अपने, इसको हम लोग इंग्लिश में नियर एंड डियर वंस, दोस्त हुए। तो वो क्या कहते हैं? He says that his near and dear ones will bury him. bury मतलब होता है दफना देना। तो वो कहता है कि एक दिन, उस दिन उसके जो अपने लोग होंगे, प्रियजन, जो हिंदी में दिया हुआ है, वह कहता है कि उसके प्रियजन उसे कब्रगाह में दफन कर देंगे, दफना देंगे तथा घड़ियाली आंसू बहाएंगे। हाँ, क्या फिर से इंग्लिश देखते हैं? He says that his near and dear ones will bury him. bury मतलब दफनाना होता है। In the graveyard. graveyard मतलब होता है किसको? कब्रगाह, जहां पर कि मुर्दों को दफनाया जाता है। इन द ग्रेवयार्ड एंड विल सेड क्रोकोडाइल टीयर्स। सेड मतलब होता है बहाना। कैसी आंसू बहाएंगे? घड़ियाली आंसू, यानी दिखावा वाली आंसू। पिछली क्लास में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था कि कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बाबा जल्दी चले जाए तो कितना अच्छा है, लेकिन उनके मरने के बाद थोड़ी देर रोते हैं, चिल्लाते हैं, ऐसा करते हैं जैसे कि उनका जीवन का एक बहुमूल्य एक हिस्सा ही कट के निकल गया हो, जबकि उसी व्यक्ति के लिए वह बुजुर्ग आदमी एक समय क्या था? बोझ था। तो कवि कहते हैं कि वे लोग मुझे दफन कर देंगे कब्रगाह में और घड़ियाली आंसू बहाएंगे। विल्ड पीपुल विल सर्च देयर लाइफ इन लाइफलेस पीपुल। जो दुष्ट लोग हैं वो बेजान लोगों में अपना भोजन निहारेंगे, खोजेंगे। पिछले लेक्चर में, और जिन जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पिछला लेक्चर भी आप जाइए। और सबको मैं कह रहा हूं कि क्या कहते हैं, अपना ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वो जो राउंड वाली बटन है ओएसिस क्लासेस लिखा होगा, उसको पुट करेंगे, टच कीजिए, आपका सारा क्लास शुरू से अंत तक खुल जाएगा। और उसमें जो जो भी क्लास आपको लगे उसको फिर से व्यू कीजिए, समझिए, सीखिए। बार बार सुनने से आप बहुत ज्यादा ज्ञान पाते हो, इसलिए मेरी सलाह होगी कि आप जरूर उसको एक बार, दो बार, चार बार, जितनी दफा हो सके उसको देखिए, समझिए। तो देखते हैं, विक्ड पीपुल विल सर्च देयर लाइफ इन लाइफलेस पीपुल।
जो दुष्ट लोग हैं वो बेजान लोगों में, जिन बेचारों में कोई जान नहीं है, कमजोर हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, उन लोगों को ही नोचेंगे। पैसे वाले लोगों को कौन नोचता है? उसके पास तो पहले से वो औकात वाला है, उसको कौन? जो गरीब लोग हैं उन लोगों को नोचने की कोशिश करेंगे। जो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप अपने गांव में देखोगे बहुत सारे सूदखोर महाजन हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि किसी के यहाँ कोई विपत्ति आ जाए ताकि उस विपत्ति का भरपूर वो फायदा उठा सकें। उस आदमी को 1000 10,000 दे दें और धीरे धीरे सूद 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 जोड़ते जोड़ते उसकी सारी जमीन जो है अपने नाम करवा लें। तो ये लोग जो है गिद्ध के समान हैं, दे आर वल्चर्स, और वो दे टीयर योर व्हाट यू से, दे वांट टू लिव अप ऑन योर बॉडी, वो आपके शरीर पर ही जिंदा रहना चाहते हैं। दे आर पैरासाइट्स, वे लोग परजीवी हैं। तो देखते हैं, वीक पीपुल विल सर्च देयर लाइफ इन लाइफलेस पीपुल, जो दुष्ट लोग हैं, जो हिंदी में मैंने लिखा है दुष्ट लोग बेजान कमजोर लोगों में अपना जीवन ढूंढेंगे। एंड सो कॉल्ड सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड पीपुल, गांव में समाज में अन्याय इस वजह से है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चुप रह जाते हैं, वो कुछ विरोध नहीं कर पाते, वो कुछ कह नहीं पाते हैं। समाज में आप देखोगे जिसके बारे में सोचते फलना चाचा फलना बाबा बड़ा पढ़ा लिखा है, ये चाहे तो इस चीज का विरोध करें तो निश्चित रूप से ये चीज नहीं होगी, वो चुप रह जाते हैं कि कौन दूसरे के लफड़े में टांग अड़ाएगा। तो वही चीज है कि एंड सो कॉल्ड सिविलाइज्ड एंड एजुकेटेड पीपुल विल रिमेन साइलेंट। और तथाकथित मतलब जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सब जो शिक्षित लोग वो क्या रहेंगे, खामोश रह जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। द नरेटर सेज दैट ओनली नेचर कैन गिव सॉलस इन द लास्ट मोमेंट ऑफ ए पर्सन। सॉलस मतलब होता है शांत होना, शकून। कभी कथावाचक कहते हैं कि केवल प्रकृति ही जीवन के अंतिम क्षणों में क्या दे सकती है, सकून दे सकती है। अंतिम क्षणों में अपना कोई नहीं रह जाता है। अगर कोई अपना है तो वह हमारी प्रकृति ही है, जहां पर रह करके हम लोग सकून ढूंढ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हिंदुओं में राजे महाराजे भी, कम औकात वाले लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो राजे महाराजे होते थे, आपने महाभारत रामायण में भी देखा कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वन गमन कर लेते थे, यानी प्रकृति के बीच में चले जाते थे। उनको मालूम था कि अंतिम क्षणों में अपना कोई नहीं होता है, प्रकृति ही अपनी होती है। That's all my little friends. I hope that you would have understood the complete lecture properly, and tell me through your comment how did you find this lecture, and please subscribe my channel as much as you can and motivate others as well to subscribe my channel. Thanks all of you.